बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, माशरे से जब शायरी उठ जाए तो माशरे से तहज़ीब उठ जाया करती है, और जिस माशरे में शेर और अदब का चलन हो वहाँ सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल बात भी बहुत आसानी के साथ एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। आप अहम से अहम बात करते हैं, सेंसिटिव से सेंसिटिव बात करते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो माशरों के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, मगर एक करीने से और सलीक़े से, और उस करीने और सलीक़े का नाम अदब होता है, शायरी होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे शायर हैं जो कि हमारे अहद के नहीं बल्कि हर अहद के एक बड़े शायर तसव्वुर होते हैं और तसव्वुर होंगे, और बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो शोराए कराम जिनकी अपनी ज़िंदगी में उनकी एक नहीं बल्कि सैकड़ों अशार जो हैं वो पॉपुलर हों, मशहूर हों, ख़ास व आम में मशहूर हों, वो कोट होते हों, वो लोग अपने मोहब्बत करने वालों को सुनाते हों, वो लोग अपनी तहरीरों में लिखते हों, और खुशनसीब होते हैं वो माशरे भी जिन्हें अपने अहद में ऐसे शायर नसीब हों और ऐसे शेर नसीब हों कि जिनके शेरों के खालिक से आप मिल भी सकें। उन्हें बुलाने से पहले उन्हीं के एक शेर से आगाज़ करते हैं कि सुकूत दहर रगों में उतर गया होता, सुकूत दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अब्बास ताबिश साहब। हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बीनाई हमारी। यूं ही मुमकिन है ये वक्त आंख में पानी हो जाए, रात लंबी है बहुत कोई कहानी है। वाह, वेलकम टू द शो अब्बास ताबिश साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आपने वक्त निकाला, आपने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी दावत कबूल की और आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया। तो ताबिश भाई, कहाँ से शुरू करें? आपके बचपन से शुरू करें, मेलसी से शुरू करें, या फिर यहाँ से शुरू करें कि शेर क्यों कहता है आदमी? पहला शेर कब कहा गया होगा? मेरा ख्याल है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे रोना कौन सिखाता है? वो हंसता हुआ नहीं आता, वो रोता है, और रोना जो है ये गुदाज है। मैं तो रोने को भी शायरी समझता हूँ। वाह। तो हर बच्चा जो है वो शायर ही पैदा होता है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। मगर ज़माना उसे आहिस्ता आहिस्ता नस्र की तरफ ले जाता है। जाहिर है फिर पाकीज़ा पैदा होता है जितना बच्चा, तो उसके बाद वक्त उसे आलूदा करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे तहज़ीब व सकाफ़त, हमारा मज़हब, हमारे बड़ों की तरबियत उस आलूदगी को ख़त्म करती रहती है। तरबियत इसी चीज़ को कहते हैं ना। वाह। मेरा ये एक तालिब इल्म की हैसियत से ये फ़हम है कि शेर और अदब जिस माशरे से उड़ जाता है, कम होता चला जाता है, वहाँ दलील कम होती है और आवाज़ें जो हैं बुलंद होती हैं, और तहज़ीब जो है वो भी कम होती है। आप इससे एग्री करते हैं या आपकी राय? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि शायरी से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आर्ट जिसमें शायरी भी आती है, बल्कि फ़नून लतीफ़ा समझ लीजिए। ठीक। जिस मुआशरे में फ़नून लतीफ़ा का चलन नहीं है, वो मुआशरा आज की ज़बान में रोबोट है, रोबोटिक मुआशरा है। वाह। कि उसको एक फीड कर दिया गया है, उसके मुताबिक उसने चलना है, उसमें सब कुछ है, एहसास नहीं है। एहसास है ना, असल चीज़ यही है ना। आजकल यही बहस चल रही है कि एआई जो है वो इंसान को रिप्लेस कर रही है। मैं कहता हूँ कि एआई जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। वो हो सकता है आप उससे मैथ का कोई क्वेश्चन पूछें तो वो आपको सही जवाब देगी, उसमें एहसास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे कहें कि वसी शाह के स्टाइल की हमें गज़ल चाहिए, तो वो गज़ल बना देगी, उसमें आपकी लफ्ज़ियात भी होगी, लेकिन वसी शाह का एहसास कहाँ से लाएंगे?
तो वो एहसास का मामला जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा मामला है, और वो बड़ा मामला जो है वो शायरी है। और शायरी जो है यही चीज़ है जो मुआशरे की तहजीब नफ्स करती है, मुआशरे को तहजीब सिखाती है, और यही शायरी मुआशरे को ख़राब भी करती है। ये भी एक साथ ही इसके है। देखिए, हर ज़माने में ऐसे शायर भी होते हैं जो एक जिनके यहाँ तजुर्बा जो होता है वो उरियानी की तरफ चला जाता है, और ऐसे शायर भी होते हैं जहाँ बरहनगी जो है वो आर्ट बन जाती है। वाह। हसन अस्करी ने यही कहा था कि एक तस्वीर आप देखते हैं जो नेकेड तस्वीर है, उसे देख के अगर आपके अंदर कोई हिजान पैदा होता है तो ये आर्ट नहीं है, और उसे देखते रह जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, दैट इज़ आर्ट। वाह। तो आर्ट जो होता है वो आपको उरियानी की तरफ नहीं ले जाता, वो आपको तहजीब नफ्स की तरफ ले जाता है, एक जहान हैरत की तरफ ले जाता है, बल्कि यूँ समझें कि एहसास का 7वां दर आप पे खोल देता है। क्या कह रहे ताजी? मैं आपसे सवाल करूं कि जैसे मंटो साहब का कोई ऐसा अफसाना जिसमें ज़ाहिर को ऐसा मंजर बयान किया गया हो जो कि बहुत, जिसमें लिबास ना भी हो मगर अफसाना पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, ये जो मौज़ूआत होते हैं ना, जिसे हम अमूमन कहते हैं जिनसी मौज़ूआत, इसके लिए एक बसरी तख़य्युल चाहिए, यानी ऐसा ख्याल जो देख सके और दिखा सके। वाह वाह वाह। वो आर्ट क्रिएट करेगा। अगर आप उसे देख के उसे वर्सीफाई कर रहे हैं तो वो शायरी नहीं है। वाह वाह। खबर है ना? खबर है, बस वो खबर है, और वो दैट इज़ पोर्नोग्राफी, नॉट पोइट्री। पोइट्री नहीं है। अब देखिए ना, मीर साहब कहते हैं सरापा पे जिस जा नजर कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। इसमें कोई फासी नहीं है, कोई उरियानी नहीं है। ऐसा मैं कहता हूँ कि हुस्न का ऐसा तकद्दुस उसने बयान कर दिया है कि दिल करता है हम पढ़ते रहें। सुभान अल्लाह, क्या क्या। ये जो चीज़ है कि मुश्किल से मुश्किल बात, सेंसिटिव से सेंसिटिव बात, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, इंसानी अकायद के हवाले से हो, इंसानी रवैयों के हवाले से हो, रिश्तों के हवाले से हो, इंसानी नफ्सियात, इंसानी ख्वाहिशात के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, किस तरीके से हम बयान की सतह को ऊपर कर सकते हैं आम जिंदगी में भी, कि उसके अंदर ये जो आप कह रहे हैं कि किसी भी मौजू की उरियानियत ना हो और उसकी बारीकी जो है वो उसमें। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लिखने वाला है उसका बातिन साफ हो। वाह। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा शायर नहीं हो सकता। हमारी तारीख़ ये भी बताती है कि ऐसे लोग जो अच्छे इंसान नहीं थे लेकिन उनसे भी कुछ शेर सरजद हो गए, लेकिन जब हम मजमूई उनके बारे में देखेंगे, एक तासुर कायम करेंगे, तो वो अच्छे शायर नहीं थे। अच्छे शायर वही होते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि एक शायर जो है वो अल्लाह ने उसे शायर पैदा किया, वो मौजू तबाह है। टी.एस. एलियट कहता है कि 1% सलाहियत वदीयत होती है, 1%, बाकी 99% शायर उसको डेवलप करता है, और डेवलप करने के 2-3 तरीके। ठीक है, टी.एस. एलियट बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं, आपकी अपनी एक जगह। आप इससे एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं एग्री करता हूँ कि देखिए, एक बच्चा है, और मैं म्यूज़िक की मिसाल देता हूँ, उसमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। एक बच्चे की आवाज़ अच्छी है, क्या उसे आप किसी उस्ताद या किसी घराने के पास नहीं बिठाएंगे कि भाई आप राग सीखो? बिठाएंगे ना, तभी तो फिर वो तभी होगी। फिर उसके बाद उसे उस्ताद कहेगा कि आप रियाजत करो। तो शायरी में यही फार्मूला अप्लाई होता है कि एक बच्चा जो है उसने अपनी जो मौजूनियत तबा है उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया, क्या पढ़ा है, पहला सवाल ये है।
फिर दूसरी बात यह है कि शायरी जो है इसे हमारे अहद में ये गलतफहमी फैलाई गई कि ये इल्हाम है और ये होता रहता है। नहीं ऐसा, ये इल्हाम उसी सतह तक है कि आप मौजू तबाह हैं। अगर आपने मुताले से अपनी शख्सियत को डेवलप नहीं किया, अगर आपने रियाजत नहीं और की मुशाहिदा भी और मुशाहिदा नहीं किया और आपके अंदर अल्लाह ने दिल गुदाख्ता नहीं रखा, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मौजूद शेर तो बंदा कहता रहता है, सारे कहते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताबिब भाई, चूँकि आपको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ये ना हो कि मुझे बुरा भला कह रहे हो कि यार शेर की फरमाइश नहीं की अभी तक वसी ने, तो कुछ सुना दीजिए, फिर हम इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, जो आपका दिल चाहे जहाँ से आप आगाज़ करना चाहें। चलें, 3 शेर मुझे याद आ गए हैं। तो कम सुखन है पसे इजहार मिले हैं तुझसे। हाँ, वाह वाह वाह। कम सुखन है पसे इजहार मिले हैं तुझसे, मिलना ये है तो कई बार मिले हैं तुझसे। देखना उससे ना होना पड़े शर्मिंदा हमें, देखना उससे ना होना पड़े शर्मिंदा हमें। हम किसी और के बीमार मिले हैं तुझसे, हम किसी और के बीमार मिले हैं तुझसे। क्या बात, खींच लाती है हमें तेरी मोहब्बत वरना आखिरी बार कई बार मिले। अच्छा ताबिल भाई, हर शायर के यहाँ, आपके यहाँ भी बाज़ औक़ात हमें बात मौजू जो है वो एक मुकम्मल एक अपनी हैसियत में नज़र आता है ना, और ये अलग बात है कि उसके अंदर गुदाजियत मौजूद होती है। तो दोनों तरह से हर शायर के यहाँ में, गालिब से लेके मीर से लेके अंग्रेज़ी में भी और आप लोगों के यहाँ भी, हमें दोनों तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इसकी क्या कोई रेशो तो खैर नहीं हो सकती, मगर दोनों ही आला पाई की शायरी होती है, जहाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ का एक जहान हो और हर आदमी 100 लोग 100 मंज़र या 100 कैफियत अपने अपने तौर पे परसीव करें किसी शेर से। और बाज़ औक़ात ये होता है कि सब यही बात परसीव करें जो आप कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब इसमें एक इंतहाई दर्जे की एक गुदाजियत है, मगर एक मजमून बयान हुआ है जो बिल्कुल वाज़े है और 100 के 100 लोग एक ही उसको तरह से परसीव करें। एक वो जो तहदारी है और एक स्ट्रेट, अमूमन हम ये समझ सकते हैं। तो दोनों ही आला पाए की शायरी तस्वुर होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बात यह है कि किसी शेर में एक मजमून पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ आ जाए और वो फीलिंग्स कन्वे हो जाए, तो मैं समझता हूँ कामयाब शेर है, कामयाब शायरी है। कन्वे होना चाहिए। अब तहदारी जो है उसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि एक शेर को अगर लहजा बदल के पढ़ा जाए जी, तो नया तब भी उसके मानी जो हैं वो निकलें। जी ठीक। जैसे हमारे बचपन में एक तस्वीर होती थी कि अगर सामने से देखें तो एक अदाकारा नज़र आ रही है, यूं करें तो एक और आ रही है, इधर देखें तो और, तस्वीर एक ही है। जैसे मसलन मोमिन का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैंने वसी 31 बरस उर्दू पढ़ाई है, लेकिन ये शेर कितना सादा है और कितना तहदार है कि इसे लहजे बदल बदल के पढ़ें कि तुम पे आप स्ट्रेस दें, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी तुम भी नहीं होते, तुम मेरे पास होते हो गोया और फिर तुम मेरे पास होते हो गोया, दोनों, यानी तुम्हारी आवाज़ आ रही होती है जब कोई दूसरा नहीं होता। जैसे सूफी साहब कहते हैं, जिस समत नज़र उठी आवाज़ तेरी आई, चेहरा नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है। तो शेर जो है उसको जितने लहजों में पढ़ा जाए और उस अगर वो जस्टिफाइड है हर लहजा, तो वो तहदारी है। ठीक। लेकिन हमारे दौर में मेरा ख्याल में ये चीज़ लैक करती है। ठीक। तो तहदारी हो तो फबेहा, लेकिन गुदाजियत के बगैर शेर नहीं, गुदाज के बगैर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। पहले दिल गुदाख्ता पैदा करे कोई है, मतलब गालिब कहता है अगर दिल में गुदाज नहीं है आपके तो आप कैसे शेर कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। देखिए, क्राफ्ट वगैरह पढ़ना, रियाजत, ये तो एक तैयारी है कि वो लम्हा
जिसमें शेर अता होना है, आप उसको ग्रैब कर उसको आप कैप्चर कर सकें कि बारिश का इम्कान है और हम अपने बर्तन रखे बैठे, हाँ तैयार बैठे कि भाई इसमें अब्रे बारह जो है वो इसमें पानी उसका महफूज हो जाए। तो ये तो तैयारी होती है, ये नहीं है कि हम जो काम, बल्कि रोदकी का एक जुमला है, उसने कहा कि जो मिसरे कहने में मेरी रातें सफ़ेद और दिन स्याह हो गए। हाँ। लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा वाह क्या आमद के मिसरे हैं। तो भाई उस पर लेबर होनी चाहिए, हाँ। लेकिन लेबर नज़र नहीं आनी चाहिए। वाह। एक चीज़ होती है सहले मुमतने, जो आज हमारी ज़बान का हाल है ना, उसमें हमारी एक मजबूरी भी है कि हम ऐसी ज़बान में शायरी करें कि यूथ जो है वो उसे समझ ले, इबलाग हो सके और उसके लिए सहले मुमतने की शायरी है। और सहले मुमतने में भी बाज़ शेर ऐसे होते हैं कि उसमें कोई मुश्किल ज़बान नहीं, कोई तहदारी नहीं, लेकिन एहसास इस तरह उसमें बयान हुआ होता है, एहसास की ऐसी पर्सोनिफिकेशन हुई होती है कि उसमें हम उसकी तह में उतरते चले जाते हैं। वाह वाह वाह। मसलन जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, आजकल हम तेरे बारे में बहुत सोचते हैं, इकबाल कौसर। अब इसमें तहदारी कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक मजमून है और बहुत सोचने की जो एक शिद्दत है ना, वो सारी शेर में आ गई है, इंतहाई डीप है, बहुत शिद्दत इजहार, बहुत शिद्दत इजहार। का एक शेर था कि या करे तेरा तस्करा हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू न करे है। अब जैसे कासमी साहब का इतना मानूस हूँ सन्नाटे से, कोई बोले तो बुरा लगता है। या मजीद अमजद जैसे कि मैं रोज इधर से गुजरता हूँ, कौन देखता है, मैं जब इधर से न गुजरूंगा कौन देखेगा। इंसानी बेकसी पे इससे बड़ा शेर क्या हो सकता है। इसमें कौन सी मुश्किल ज़बान है, लेकिन आसान कहने के लिए बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, एकदम आसानी नहीं आ जाती यार। हम गालिब ने भी बहुत मुश्किल शायरी की और चलते चलते आखिर वो इस मकाम पे पहुंचा ना, जिस पे उसने कहा कि फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बाल कहाँ है। तो ये बारीकियाँ जो हैं ये मुझे तो अच्छी लगती हैं, मैं तालिब इल्म हूँ और ये चीज़ें देखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। वाह। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इंतहाई अहम गुफ्तगू हमारी उर्दू शायरी के हवाले से इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, शायरी भी सुनेंगे और शायरी के हवाले से, एहसास के हवाले से, फीलिंग्स के हवाले से, एहसास के इजहार के हवाले से भी बहुत कुछ आज हम सबको जानने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम अब्बास ताबी साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जनाब। लेकिन वैसे फिर इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जी सर, आपकी एक गज़ल है, नज़म है टूटी हुई कश्तियों वाली, तो वो अगर आप सुना दें प्लीज़। गज़ल है, नज़म है, गीत है और भी दो तीन चीज़। पहली बात तो है कि वो गज़ल है और वो टूटी हुई कश्तियों वाली गज़ल नहीं है, वाले उसमें जिक्र हुआ है, टूटी हुई कश्तियों का जिक्र। वही बिल्कुल मैं उसी की बात कर रही हूँ। जिनकी कश्तियाँ टूट जाए वो क्या करते हैं ज़िंदगी में, कभी सोचा आपने? नहीं। वो आपको अब आज पता लगेगा। हुजूर। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। वाह। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। वाह वाह। जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह वाह। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। क्या क्या? उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर,
जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। अरे हाय 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 हाय, क्या बात है सर। टूटी हुई कश्तियों से आप देखिए कैसा काम, आपको समझ भी आई और लुत्फ भी आया। वाह वाह। सर जैसे यही शेर है टूटी हुई कश्तियों वाले, तो ये कैसे तख्लीक हुआ, कोई मंजर देखा, ये आपके जहन में कैसे आया? कश्तियों वाले चूँकि मैं मेलसी के इलाके से हूँ, दरियाए सतलुज हमारे करीब बहता था किसी ज़माने में। हमने उसे बहते हुए भी देखा और हमने उसे सहरा बनते हुए भी देखा। तो वहाँ ज़ाहिर है कि कश्तियाँ भी हमने देखी और कश्तियों में सफ़र भी किया। टूटी हुई कश्तियाँ भी अब तक किनारे पे पड़ी होती हैं। मेरी आपने एक बात की और आप इंतहाई यानी कि दुख की और कर्ब की बात, जो कि आपके लहजे से भी आया है, मगर गुज़र गए। ऐसे लगा कि आप जल्दी से गुज़र जाना चाहते थे। आप पे, आप जैसे शायर पे और क्या बीती? एक तो इसका इजहार इसमें भी हुआ, मगर ये जो आपने फरमाया कि हमने उसको बहते हुए भी देखा और हमने उसे सहरा बनते भी देखा, इससे कुछ आया, कुछ बरामद हुआ? हाँ, मैं एक दफ़ा गुज़र रहा था, बहावलपुर से आ रहा था दोस्तों के साथ, तो मैंने ऐसे देखा तो दरिया जो है वो जो हमारे बचपन में ठाठे ठाठे मार के बहता था वो खुश्क हुआ पड़ा है। और खुश्क भी उस मौसम में है जब उसमें पानी आना चाहिए था। अब वो महताब न वो अक्स गरी है मुझ में, खुश्क दरिया की तरह रेत भरी है मुझ में। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये रेत इसमें भी मेरे अंदर भर गई है। मैं दरिया को देख के मेरा अंदर ठाठे मारता था, अब उसको देख के मैं अंदर से खुश्क हो गया, सहरा हो गया। तो ये दरियाओं का खुश्क होना जो है ये एक बड़ा अलमिया है। हम लोग इसे महसूस नहीं कर रहे। आने वाले वक्त में जितना जल्दी हम इन्हें महसूस करके इसका कोई सलूशन निकालेंगे तो हम शायद बच जाएं। वरना खुदा न करे कि माजी में, तारीख़ में जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ सब्ज़ा नहीं होता, वहाँ से लोग अपने जानवर लेके किसी नामालूम मकाम की तरफ चले जाते हैं। तो वो वक्त नहीं आना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया की मैं मिसाल देता हूँ, 3,500 माइल्स का एक मुल्क है जो दरिया समंदर के किनारे है। उसके नीचे पानी जो है वो समंदर का खारी पानी है, ना वो पीने का ना वो एग्रीकल्चर का। वो बारिश का एक एक कतरा जो है महफूज करते हैं। हमारे यहाँ कितना पानी ज़ाया हो जाता है, हमें परवाह ही नहीं। और वो दुनिया के उन बड़े ममालिक में है जो एग्रीकल्चर के मुल्क हैं। पानी न होने के बावजूद उन्होंने कैसा कमाल किया हुआ है। पता नहीं हम ये कमाल कब करेंगे, मुझे नहीं मालूम। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमें मिलकर सोचना चाहिए कि पानी, खुदा ना खास्ता पानी न रहा तो हम क्या करेंगे। और उस वक्त तो आपकी गज़ल भी काम नहीं आएगी। कौन सी? पानी आँख में भर कर लाया। बिल्कुल ऐसा है। अलबत्ता इस किस्म की कैफियत में उससे कथारसिस किया जा सकता है या उसके कंधे पे रख के सर रोया जा सकता है। सुनाई दीजिए फिर। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। ये महताब, ये रात की पेशानी का घाव, वाह वाह, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया। क्या इमेज है, क्या कहने था। वाह वाह वाह। ये महताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। क्या है आप? चौधरी संदूक जनाब ताबिश भाई जी।
वाह, छीन ले मुझसे गला मेरा। असल में ये जो है इसे हम गोलक भी कहते हैं और बाज़ लोग इसे गुल्लक भी कहते हैं। जी जी, ये हमारे बचपन में एक ये चीज़ होती थी कि हमें कोई ज़ाहिर है कि सिक्के मिलते थे उस ज़माने में, तो मैं इसमें डालता था सिक्के और फिर अब इससे पैसे निकाल नहीं सकते, तो मैं दूसरे तीसरे दिन जाके ऐसे ऐसे वो यूँ करके अंदाज़ा लगाता था कि इसमें कितने रुपए हो गए। अच्छा, जब ये भर जाती थी तो इसकी खूबी ये है कि ये तकाजा करती है कि मुझे तोड़ दो, तो मैं तोड़ के और वो सब कुछ जो है वो बाहर निकल आता था। इसके बाद इससे निकल आए सिक्के जो छनकते थे और जिनसे मैं वो लुत्फ़अंदोज़ होता था। इसमें सबसे कमाल बात पता है कि देखिए ये फ़र्क होता है शायर का ना और आम आदमी का। आपको सारे लोग कहेंगे कि मैं तोड़ देता था, मेरा दिल चाहता था, ताबिर भाई ने क्या क्या कहने लगे ये उसका तकाजा था कि उसे तोड़ा जाए, मेरी लाइफ में नहीं तोड़ा जाता। नहीं, इसे सीखा मैंने। देखो ये भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है। जब जब हम अंदर से भर जाते हैं तो फिर हम जो है ना वो या तो कोई ऐसा हमारे पास टूल हो कि हम उसे बयान करें या फिर हम इसकी तरह टूट जाएं। हाँ, तो अक्सर हम टूट जाते हैं, तो अंदर जो चीज़ खनक रही होती है वो लफ्ज़ों की सूरत में बाहर आ जाती है। क्या बात। कुछ सुना दीजिए फिर ब्रेक पे जाना है। सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स, वाह, एक ही शख्स था ऐसा बखुदा एक ही शख्स, ऐसा लगता है सभी इश्क किसी एक से थे, वाह, ऐसा लगता है मुझे मिलता रहा एक ही शख्स, मैं तो इश्क तेरी कूजा गरी जानता हूँ, वाह, तूने हम दो को मिलाया तो बना एक ही शख्स, मुझसे नाराज न होना सभी अच्छे लोगों, हाँ, क्या करूँ मेरी मोहब्बत ने चुना एक ही शख्स, क्या क्या तू जिसे चाहता है मैं भी उसे चाहता हूँ, वाह, अच्छा लगता है मुझे तेरे सिवा एक ही शख्स, क्या 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 स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, जो फरमाइशें आपने हमें भेजी हुई हैं वो भी हम ताबिर साहब के खिदमत में पेश कर देंगे, और वक्त और उनकी तबीयत पे है कि उसमें से कौन कौन सी फरमाइश पूरी होती है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहब क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है या क्या सुनना चाहती है। क्या बात। जी, अब्बास साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये इश्किया शायरी करने वाले शोहर अपनी बेगमां से बहुत डरते हैं, आपका क्या मामला है? हेलो। लेकिन नौजवान नस्ल सर कुछ भी बोल सकती है। नहीं भाई, ये बात पता है क्या है, असल में इस नौजवान ने जिस उम्र में सवाल किया है यही सवाल बनता था लेकिन मेरी उम्र में जवाब देते हुए मुझे थोड़ी सी हया महसूस हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। ताबिर साहब, आपके एक शेर का मतलब है कि नाकाम मोहब्बत से भी काम चलाया जा सकता है, तो आप हमें अपनी नाकाम मोहब्बत के बारे में बताएं। हमारा तो कामयाब मोहब्बत से भी काम नहीं चला, मोहब्बत कामयाब हो गई और हम नाकाम रह गए। कामयाब मोहब्बत से कभी काम नहीं चलता। मोहब्बत जो है ये नारसाई का नाम है, और जो चीज़ आपको मिल जाए उसकी कदर नहीं रहती। बशीर बदर का एक शेर है, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करे, तू भी आखिर मिल गया अब क्या करे। ठीक है। तो नारसाई जो है ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज। वाह। तो नारसाई जो है और नाकाम मोहब्बत ही असल में, नाकामी ही मोहब्बत की कामयाबी है। वाह जी।
अब्बास साहब, आपकी एक गज़ल है कि मैं कापियों पे परिंदे बनाया करता था। आप मेहरबानी करके वो गज़ल भी हमें सुना दें और ये भी बता दें कि वो परिंदे अब कापियों में कैद हैं या उड़ गए। वाह रे वाह, नहीं अच्छा है भाई, वाह। असल में ये बचपन की फीलिंग्स हैं जो गज़ल में फ़ायदा ये होता है कि 40 साल पहले का कोई लम्हा, कोई तजुर्बा आप इस वक्त कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब मेरी उम्र में कोई रोमांटिक शेर हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कोई शायद 40-45 साल पुरानी कोई अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई थी जो आ गई है। तो कागज़ों पर बने हुए परिंदे जो हैं उनको उड़ना चाहिए। अगर वो वहीं पड़े रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बहुत से शायर हैं जो कहते हैं कि जी हम तो किताब के शायर हैं। अब किताब के अंदर लफ्ज़ जो हैं परिंदे हैं ना, वाह, यही परिंदे हैं। ये परिंदे जो हैं इनका इब्लाग होना चाहिए, इन्हें लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन परिंदों को ज़रबुल मसल के दर्जे पे फ़ायज़ होना चाहिए, कबूल आम इन्हें हासिल होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं अगर पड़े रहें परिंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे शेर दिए हैं, जो ऐसे परिंदे दिए हैं जो उड़ते रहते हैं और उनकी खबर हमें मिलती रहती है। और वो फरमाइश रहेगी नौजवान की, वो मैं शेर सुना देता हूँ। दहकते दिन में अजब लुत्फ़ उठाया करता था, वाह, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता क्या था। कहना, अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते हैं, वाह, जवाब में कोई आंसू बहाया करता था। क्या कहने था भाई, फिर पढ़िएगा। अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते क्या हैं, कहने, जवाब में कोई आंसू बहाया करता था। अजीब हसरत परवाज मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। हमारे घर के करीब एक झील होती थी और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था। तलाश रिज़्क़ में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। क्या कहने, क्या कहने, ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। हज़ारों माने इसके निकलते हैं। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अब्बास ताबिश साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मोहतरम अब्बास ताबिश साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और मेरी वालदा मेरी शायरी के ख़िलाफ़ थी। एक दिन मैं घर गया तो हमारे घर गोश्त पका हुआ था, जबकि हम कोई दाल चटनी इससे रोटी खाते थे। तो मेरी माँ बड़ी खुश थी, तो मुझे कहती है कि बेटा शायरी से कुछ पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ये तो ब्रेक थ्रू हो रहा है भाई। मैंने कहा माँ जी लोगों ने तो कारें कोठियाँ बना ली, आप कहती पैसे। कहती अच्छा बेटा फिर तुम शायरी किया करो। फिर उन्होंने बताया कि आज माह 9 से कोई 29 रुपए का मनी आर्डर आया था, तो जिससे मैंने ये गोश्त पकाया है और मैं तुम्हें आज इजाज़त भी देती हूँ शायरी की और दुआ भी देती हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट लम्हा था, जिसमें मुझे आज भी मैं जब वो याद करता हूँ तो मैं इंतहाई दुख की हालत में भी खिल उठता हूँ कि वो लम्हा बहुत अच्छा था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? यादगार दोनों तरह के लम्हात होते हैं। बाज़ दुख का लम्हा भी यादगार हो जाता है। तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ शाम के वक्त,
मैं जागता रहा सारी रात, और जब अजानें होने लगीं तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। तो मैंने बाकायदा दुआ मांगी। मैंने कहा या अल्लाह, मेरा बाप मर गया है, लोग क्या कहेंगे कि आपके बाप के मरने पे ये रोया भी नहीं। और उसके बाद ऐसा सैलाब आया मेरी आंखों में कि मैं अब भी बाप को याद करके रोता हूँ। वो लम्हा नहीं भूलता मुझे। और आप थे उनके पास ही, लेकिन हाँ बिल्कुल पास रहे। पास। जो आखिरी लफ्ज़, आखिरी तासुर उनका आपके जहन में रह गया? ज़ाहिर बीमार थे वो, बीमार थे बहुत। और तासुर असल में वालिद का यही है कि वालिद की मुझसे ज़्यादा मोहब्बत थी। वालदा की मोहब्बत बड़े भाई से ज़्यादा थी, वालिद मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो खैर, मैं पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए नहीं, लेकिन फिर वालदा को जब एक मकाम पे मैंने ये कहा कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो वो मेरा ख़्याल में 2-3 दिन मुसलसल रोती रही कि तुम्हें ये कैसी ज़रूरत हो गई ये कहने की। असल में होता ये है कि वालदैन में कभी वालिद और कभी वालदा वो मोहब्बत से भरे होते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन उन्हें इजहार करना नहीं आता। तो वो शायद ऐसी कैफियत थी। तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि माँ को मैं हमेशा याद करता हूँ। जवाब देती है मेरी तमाम बातों का कि माँ को कब्र के अंदर सुनाई देता है। अब भी मैं जब मेलसी जाता हूँ, अभी पिछले दिनों गया हुआ था, तो दोस्तों के साथ रात को कोई 12-1 बज गए, तो मुझे अचानक ख़्याल आया कि माँ थी तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ हो। तो वाकई माएँ होती हैं जो फ़ोन करके पूछती हैं कि बेटा किधर हो, जागती रहती। जैसे आपने उनसे जब ये कहा, क्या उम्र थी आपकी जब आपने उनसे ये कहा कि भाई आप बड़े भाई को ज़्यादा चाहती? ये मेरा ख्याल में मैं 25-26 साल की उम्र हो। अच्छा, 25 साल। तो आपने लाड में कहा या बाकायदा शिकवा? नहीं, मैंने बाकायदा नाराज़ होकर कहा। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो और फिर वो जब 2-3 दिन जब रोती रही वो, अच्छा, तुमने ये कहा क्यों? मुझे फिर मलाल भी हुआ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर राज़ी कैसी हुई? माँ को राज़ी करना कौन सा मुश्किल है? राज़ी। आपकी कोई चीज़ जो उन्हें पसंद हो, जो उन्होंने सुनी हो, कभी उन्होंने फरमाइश की हो? हाँ, एक दफ़ा पसंद नहीं, नाराज़ थी, तो ये माँ वाला शेर जो है। अच्छा, ये आपने उनकी हयात में कहा? हाँ। अच्छा। मैं उनका इंतकाल तो 2009 में हुआ है। अच्छा। और ये शेर मैंने लिखा था 1987 में। अच्छा। और फिर इसको वायरल आपने किया आहन ड्रामे में, हाँ, उसमें पहली बार, और बहुत लोगों तक पहुंचा ये शेर। नहीं, खैर हमने क्या करना था, आपके शेर की वजह से हमारा सीन सज गया था। आपका शुक्रिया। जो वसी बात यह है कि जो नेकी हो किसी की, उसे याद रखना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपकी वजह से हमारा सीन सज गया। इसीलिए ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि इस शेर को वायरल करने में आपके ड्रामे और आपका बहुत किरदार। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी वजह से हमारा सीन सज गया था। आपका शुक्रिया। आपको खुश रखे। तो माँ थोड़ी सी नाराज़ थी। मैं ध्यानदारी से कह रहा हूँ, जब हम किसी आर्टिस्ट की कोई चीज़ को अपने उसका हिस्सा बनाते हैं पूरी दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि जो भी उससे फैज़ पाता है उसको उस आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो सितारे की तरह आपकी चीज़ को सुना, ये बड़ी मैं ध्यानदारी से समझता हूँ। तो माँ थोड़ी सी नाराज़ थी। फिर उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि मुझे पता चला है तो मुझ पे शायरी करता है, तो मत किया कर शायरी। वाह। लेकिन ऐसा वक्त आया कि मैं जब मेलसी जाता था ना, मैं लेक्चरर हो गया था, तो अब मैं बैठा कमरे में शेर कह रहा हूँ, तो कोई दोस्त मिलने आया तो वो कहती थी नहीं वो आराम कर रहा है। फिर मसलन चाय से वो मना करती थी। मैं शेर कह रहा हूँ तो वो हर आधे पौने घंटे बाद
चाय बना के ला रही हैं कि मेरा बेटा शेर कह रहा है। वाह वाह। तो ये उनकी मोहब्बत और दुआएं हैं सारी। हाँ। तो आपको फिर वालदा की तरफ से इज़्न, दुआ सब कुछ हासिल हो गया? सब कुछ हासिल, वाह, अब तक हासिल है। हाँ नहीं वो तो फिर सारी जिंदगी चलता है। क्या कहने ताबिश भाई, सबसे तल्ख याद जिंदगी? ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया, मेरे वालिद की डेथ हुई तो अगले दिन मेरी बहन, जो उस वक्त मेरे ख्याल में होगी 12-13 साल की होगी, उसने मेरे मामू से कहा कि मुझे 8 आने दे। बच्ची थी। हाँ। तो मामू ने कहा बेटा अभी लोहार को मैंने आर्डर नहीं दिया, वो बनाएगा तो फिर मैं दूंगा। वो लम्हा जो है मेरे अंदर इस तरह ठहर गया जैसे कोई ऐसा कोई जानवर है जिसके करोड़ों पाँव हैं और वो मेरे अंदर उसने कब्ज़ा किया हुआ है। मैंने इससे बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई, लेकिन अब भी शायद मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह नहीं छुड़ा सका। और मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें ये पूछने की कि और ये जो उनका ये जो जुमला था उसके अंदर तंज था या मोहब्बत से बात की? नहीं, मोहब्बत से तंज था। तंज था, मोहब्बत थोड़ी थी। समझाने के लिए नहीं थी, बच्चे को बहलाने के लिए? नहीं, बच्चे को समझाने का ये तरीका थोड़ा, बहलाने के लिए नहीं। वो मैं उससे जान नहीं छुड़ा सका। नफ़रत नहीं करता मैं किसी से भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर नफ़रत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपके अंदर ठहर जाती हैं कि जिन्हें आप जान छुड़ा भी नहीं सकते उससे। तो मेरे मामू की जब डेथ हुई तो मेरी माँ ने कहा बेटा अब तो चले जाओ। फिर मैं गया, मैंने जाके ताज़ियत की। ताबिश भाई, एक दानिश्वर, एक शायर, एक मौल्लिम की हैसियत से एक ये फरमाइए कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हर शख्स की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये तीर जो हैं बिल्कुल है। किसी को बाजू पे लगा होता है, किसी को सीने पे लगा होता है, किसी के कलेजे में बेवस्त हुआ होता है। फिर इससे दो तरह के रवैये जन्म लेते हैं, कभी मनफी कभी मस्बत। आप क्या इस मामले में कहेंगे कि इस तकलीफ़ से कैसे मस्बत रवैयों को जन्म दिया जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए इंसानों को? हम कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बड़ा फजूल जुमला है। हम किसी को देखते हैं ना, उसका चेहरा अच्छा हो, हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और एक किसी आदमी का चेहरा अच्छा नहीं है, अल्लाह ने बनाया चेहरा, उसकी शक्ल देख के हम कहते हैं नहीं यार एक साज़ी आदमी है। कि एक राय किसी के बारे में पैदा होती है, आप फ़ौरन अपने आप को कहें कि भाई मैं इसे जानता नहीं हूँ, वाह, ये अगर अच्छा है तो साबित हो जाएगा, वाह वाह वाह, कोई बुरा है तो वो भी इसी तरह कह दें आप। तो इस तरह जो है आप नेगेटिविटी से जान छुड़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी राय जो है हतमी राय हो। आप देखिए ताबिश भाई, मुझे इससे आपकी बात से हुआ और मैंने हमेशा उससे सीखने की कोशिश की, अमल भी करने की कोशिश की। कुरान की एक आयत बड़ी इब्तिदा में अल्लाह की मेहरबानी से उसने रहनुमाई फरमाई, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो। ये तो सच्ची बात है, आप जैसा गुमान करते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी होती है। गुमान अच्छा करना चाहिए। कैसे बयान करेंगे अब्बास ताबिश अपनी ज़िंदगी को 3 लफ्ज़ों में? मुश्किल, रियाजत और मोहब्बत। वाह, बस ये 3 लफ्ज़। राहत नहीं है इसमें। मोहब्बत भी मोहब्बत की भी है, मोहब्बत हासिल भी बहुत की है और अल्लाह का बहुत करम है। मैं समझता हूँ कि मेरी औकात से अल्लाह ने मुझे ज़्यादा दिया हुआ है। राहत मुश्किल के बगैर मिले तो लुत्फ नहीं आता? नहीं आता ना। आप पूरा हफ्ता काम करें और वीकेंड पे आप ज़रा सस्ताएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। फारिग आदमी जो होता है वो तो ज़्यादा थका हुआ। काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताज भाई, आपका शुक्रिया वसी, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट और बहुत ही अच्छा। बस एक शेर जो है ना मैं वो सुनाना चाहता हूँ। सिर्फ एक शेर? हाँ, मैं तो आखिर में आपसे गुजारिश करने वाला था कि जैसे आप सुन लीजिए कि चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं,
इश्क मैं उससे करूँगा जिसे उर्दू आए। वाह तो बस उर्दू सीखनी चाहिए। हाँ। हालांकि ये मुझे किसी ने कहा कि ये आपने इसके लिए मुश्किल मेयार कायम कर लिया। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, उर्दू भी आएगी और हम इश्क भी करेंगे। अच्छा, मैं तो आपको अपना साइन ऑफ करने से पहले ये फरमाइश करने जा रहा था कि कोई गज़ल मुकम्मल अगर आप सुना सकें, आप मूड हो तो। बच्चों की तरह वक्त बिताने में लगे हैं, वाह वाह, दीवार पे हम फूल बनाने में लगे हैं, क्या कहना, धोने से भी जाती नहीं उस हाथ की खुशबू, वाह, धोने से भी जाती नहीं उस हाथ की खुशबू, हम हाथ छुड़ाकर भी छुड़ाने में लगे हैं। वाह वाह, लगता है वही दिन ही गुजारे हैं तेरे साथ, वो दिन जो तुझे अपना बनाने में लगे हैं। दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या, वाह, ये लोग जो दीवार गिराने में लगे हैं। क्या कहना, दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या कहना, ये लोग जो दीवार गिराने में लगे हैं। अफसोस के ये शहर जिन्हें पाल रहा है, अफसोस के ये शहर जिन्हें पाल रहा है, दीमक की तरह शहर को खाने में लगे हैं। वाह वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया तावी साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू, आपका शुक्रिया सो मच अगेन। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और अभी तावी साहब के जिस शेर का जिक्र हो रहा था, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।